हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाइए आप सभी बच्चे फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, हेलो अंकिता, हेलो जुनेद, हेलो आदर्श, धर्मेंद्र, लक्षिता, नूर, अलका, धर्मेंद्र, योगिता, गुलफाम, रेयांश, प्रेरणा जी, हेलो, गुड इवनिंग, हेलो सदाकत, निर्मा, दिव्यांशी, नेहा, शिवा, राघवेंद्र, हेलो आनंद, मोती कुमार, हेलो विनीत, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूं। राम जी, राम, गुड इवनिंग। हेलो रितेश, हेलो स्नेहा जी, हेलो काजल, सानू, विजय, तुषार, आदर्श, आभा, रेशमा, हरिओम, नागेंद्र, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अनायरा, हेलो संगीता जी, हेलो सूरज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है? तुम में से कितने बच्चे हैं जो अभी स्कूल जाते हैं बेटा? तुम में से कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? हेलो अनुराग, मैं ओके, गंगा लोधी ओके करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा सर। मैं ओके, मैं चाहता हूं आप अपना मेरा नाम लो। ओके सर, हम नहीं जाते हैं। ओके, नो यार, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कैसे टाइम मैनेज करते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है। मैं कॉलेज जाती हूँ। ओके, हमारे यहाँ स्कूल नहीं लगता। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यार, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कम से कम आपके स्कूल में 6 घंटे तो जाते होंगे। 6 घंटे स्कूल में, फिर यहाँ तुम पढ़ने आते हो लगभग 3 बजे से, शायद 3 बजे से पार्सल लेते हैं तो 9 बजे, तो 6 घंटे वहां, 6 घंटे यहाँ, 8 घंटे, 7 घंटे सोने के, 6 12 और 9 हो जाता है 21, 3 घंटे बाकी काम करने की। भी पढ़ते कब हो तुम? पढ़ते कब हो? हाँ या ना? पढ़ते कब हो बेटा? और अभी जो टेस्ट हुआ था तुम्हारा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का भी जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आता है टाइम ड्यूरेशन कि कितने बच्चों ने कितने टाइम में टेस्ट दिया। तो किसी के आ रहे हैं 2800 मिनट, किसी के आ रहे हैं 72 मिनट। भाई ये क्या हिसाब है? तो ऐसे टेस्ट दोगे क्या यार? कोई बच्चे 3-4 दिन तक टेस्ट दिए जा रहे हैं, कोई बच्चे हैं कि तुरंत आंसर बताए जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है भैया? 3 घंटे का समय होता है तो 3 घंटे के आसपास का टाइम दूर रखो ना, 3 से पहले खत्म करो ना यार। कोई 2800 मिनट, भाई ये कौन सा मिनट है यार तुम्हारे? और फिर बोल रहे हो कि हमारे इतने नंबर आए। ओके, और किसी के 20 मिनट में ही के पेपर कर देते हैं। पता नहीं कैसे करते हो। डायरेक्ट 2 मोबाइल साथ में रखते होंगे, इधर से खींचा, इधर स्कैन करा, इधर खींचा, इधर स्कैन किया और देख करके जवाब दे दिया। उससे काम थोड़ी ना चलेगा यार। कॉलेज का टाइम 10 से 2 बजे है और फिर 3 बजे इधर से। क्लास के बाद कितना पढ़े? ओके, हाँ जी, किसी का 2200 मिनट आता है। भाई ऐसे नहीं हो पाएगी ना पढ़ाई, ठीक है? ओके, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तभी तो मैंने पूछा यार, तुम्हारा दुख दर्द जान लेना यार। ओके, तो जरा देखो ध्यान से यार, कुछ भी कहो पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, अब ओखली में सिर्फ दाल ही दिया है तो फिर अब उससे क्या ही फायदा है परेशान होने से? पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों जाते हो? अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो बेटा मत जाओ ना। क्या मतलब आ रहा है? उस टाइम पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात, आप आगे चल करके इसमें 12th का टॉपिक पढ़ने वाले हो केमिस्ट्री में। भाई अगर मान लो फिजिक्स में और बायोलॉजी में शायद आपका 12th चल रहा होगा, मुझे नहीं पता उनमें 11 चल रहा है या 12 चल रहा है, तो आप 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में तो उनसे पढ़ ही रहे हो। अभी हम केमिस्ट्री में भी जैसे ही प्री केमिकल बॉन्डिंग और रेडॉक्स वाला खत्म होएगा ना, फिर 12th पढ़ेंगे। बढ़िया से 12th की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे,
फिर 11th की हमें थोड़ी सी ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी, फिर 12th की हम खत्म कर देंगे। तो आप सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में चल रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ जी, किसी को 2.5 मिनट लगे, वाह 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 वाह, पनिशमेंट मिलती है। अरे यार 12th का कब स्टार्ट करोगे, बोल तो दिया आलोक चौधरी। हाँ जी, CO, CO2, CO3 में अनुनाद। बेटा अनुनाद तो केवल कार्बोनेट आयन में होता है, CO, CO2 में नहीं होता है, मतलब उसमें अपन ने देखा नहीं है अभी। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर बाकी चीजें अपन क्लियर करते हैं। ये चैप्टर कब खत्म होएगा बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा नागेंद्र। अब आगे की बात, अब आगे की बात, हाँ जी। और जरा देखो ध्यान से, अभी आगे चल करके आप ही के साथ बैच 2 भी मर्ज होएगा, आपके साथ भी बैच 2 ही मर्ज होएगा। अगर नहीं गए तो प्रैक्टिकल में नंबर काटेंगे। अरे भैया ये तो हर बार कहने की कहानी है। हाँ जी, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट नहीं कर पाते यार, मैं समझ पा रहा हूं आपकी कंडीशन, समझ पा रहा हूं, बहुत वियर्ड सिचुएशन है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10 आज हमारा है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेटा हम आगे की कुछ चीजों को समझेंगे। ये सारी चीजें हमारे सामने थी। ओके, तो यहां तक हम अब पहुंचने वाले हैं, फिर उसके बाद ये चीजें हैं, फिर बात का भी आसान है। अब जरा देखो ध्यान से, तुम में से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है। बताओ, हेलो 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 हेलो, तुम में से कितने बच्चे हैं जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है नीट वाले में? बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेटा, मैं पढ़ाऊंगा। तुम में से कितने बच्चे हैं जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है नीट वाले, है ना? तो तुम्हारे लिए मैं बार बार एक क्लास की वीडियो लिंक सेंड करता हूं, क्लास शेयर करता हूं। वो क्लास किसकी है? यही तो है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रहा हूं, वो मैं तुम्हें शेयर करता हूं कि आओ इसको पढ़ लो। भले वो जेई वाली क्लास में चल रहा है, जेई के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन भाई थ्योरी तो सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है क्वेश्चंस का। 12 बजे जब मैं जेई पर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा होता हूं तो तुम काहे नहीं आते हो? भाई फ्री क्लास है तो फ्री क्लास है, तो आप उस क्लास का फायदा क्यों नहीं उठाते हो? जो बच्चे, यार मैं अपना यहां पे अलग से कोई उस फ्री क्लास का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे यहां पे भी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और वहां पे भी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो वहां पे मैंने आयनिक बंध पहले पढ़ाया है, तो अगर तुम उसको पढ़ लेते तो तुम्हारा फायदा ही होएगा ना, तो तुम वहां से अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। ओके, तो जेई वाले चैनल पर, डाउट नट के जेई वाले चैनल पे जब मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें आना चाहिए था, ताकि तुम्हारे उस टाइम पर चीजें रिवाइज हो जाए। जो आ सके वो, जो आ सके वो, जरूरी नहीं है सब आओ ही सही, ऐसी कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि आपको देखना ही है, लेकिन आपके चैप्टर से रिलेटेड चीजें हैं, तो अगर कोई चीजें हमें मिल जाए तो फायदा ही है बेटा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैं बोल रहा था। अब आगे आते हैं, तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था? वहां पे मैंने आयनिक बंध पढ़ाया था, आयनिक बंधों के यौगिक, फिर उसमें तापीय स्थायित्व, जालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, वो पढ़ाया था। फिर फजान का नियम पढ़ाऊंगा शनिवार को, तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी जब तुम दोबारा इनको पढ़ोगे, तो रिवीजन तुम्हारा फास्ट हो जाएगा, इसलिए और कुछ नहीं। हाँ जी, गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, तापीय स्थायित्व, ये सब चीजें मैं वहां पे पढ़ा चुका हूं, तो आपके फायदा होता, इसलिए और कुछ नहीं। अब आगे तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? बंध पैरामीटर और द्विध्रुव आघूर्ण समझेंगे। तो आइए चलिए इनको समझते हैं। उससे पहले क्वेश्चंस लगाएंगे, फटाफट से सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस लगाइए और जवाब बताइए। BH4 माइनस NH2 माइनस CO3 माइनस 2H3O प्लस निम्नलिखित स्पीशीज में किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है? निम्नलिखित स्पीशीज में किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है? फटाफट से बताओ, किसकी ज्यामिति है चतुष्फलकीय? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, BH4 माइनस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, BH4 माइनस, क्योंकि BH4 माइनस में मैंने आपको बताया था केंद्रीय परमाणु कौन? बोरोन। ऋणावेश किस पे लगा दो? बोरोन पर। बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। एक और आ गया 4, 4 हाइड्रोजन 4 बंध, 4 सिग्मा में sp3 संकरण, और यहां पर ये आ गई आपके पास चतुष्फलकीय आकृति। NH2 माइनस की आकृति बताओ कैसी होगी?
बताओ रसगुल्लो, NH2 माइनस की आकृति कैसी होगी? NH2 माइनस की आकृति कैसी होगी बताओ? आंसर तो आ गया, NH2 माइनस की आकृति बताओ। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5, माइनस लगा दो, कितने हो गए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 होते, माइनस लगा दो, 6 हो गए। 6 हो गए, 2 बंध बना रहा है, 6 में से 2 बंध बनाने में चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। अरे भैया ये तो H2O जैसी आकृति हो गई, H2O जैसी आकृति हो गई। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, वी शेप। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका भी संकरण sp3। ठीक है, वी शेप पता होना चाहिए ना, वी शेप। CO3 कार्बोनेट की तो हमने बना रखी है, कार्बोनेट। कार्बोनेट में ये C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। ठीक है, यहाँ पे संकरण sp2 आएगा। ठीक है, और H3O प्लस की भी हमने बना रखी है। H3O प्लस की बताओ कैसी आकृति होगी? जो अरे ये ज्यामिति पूछ रहा है ना बेटा, तो ज्यामिति क्लियर हो गया। यहां पर इसकी चतुष्फल की है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा देखो ध्यान से, H3O प्लस HCSO। अरे यार जय गुप्ता, H3O प्लस केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 हट गया, 5 धनावेश आ गया 5। 5 में से 3 बंध बनाने चले गए, 2 बच गए। 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो इसके ये धनावेश 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बंध है। अमोनिया जैसी पिरामिडीय, पिरामिडीय। वेरी गुड, पिरामिडीय। वेरी गुड अरविंद कुमार, पिरामिडीय, पिरामिडीय। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तो आप सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पहला ही फटाफट बता दिया। अगला 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 ये वी शेप होएगा। यहां पे थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है ना। वेरी गुड अवधेश, यहां आकृति आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड अवधेश। जरा देखो ध्यान से बेटा, ज्यामिति यार, इसका भी संकरण sp3 है, इसका भी संकरण sp3 है। दोनों की ज्यामिति चतुष्फलकीय होनी चाहिए, परंतु इसमें लोन पेयर है तो इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती, परंतु वैसी ना हो करके इसकी वास्तविक संरचना कैसी है? वी शेप। ये संरचना है, ये आकृति है इसकी। किसकी आकृति? चतुष्फलकीय होगी। तो भैया ये चतुष्फलकीय रहेगा, जबकि ये वी शेप रहेगा। ज्यामिति और आकृति दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है जो संकरण के अकॉर्डिंग हो। भाई संकरण sp3 है तो इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, मतलब इसमें परमाणु हो चाहे लोन पेयर हो, चतुष्फल के रूप से पाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये 2 बंध तो हैं, बाकी 2 बंध कैसे बनेंगे? चतुष्फल के रूप से। एक आगे की तरफ रहता है और एक पीछे की तरफ रहता है, एक आगे एक पीछे, 2 इसे चतुष्फल के रूप में ही होता है बेटा ये होने में। तो आकृति और ज्यामिति में थोड़ा सा ये बेसिक सा फर्क होता है। ये आप ऑर्गेनिक में जाओगे तो सीख लोगे, ऑर्गेनिक में जाओगे तो सीख लोगे थोड़ा। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करो। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करो। SF4 का संकरण बताओ भाइयों, SF4 का संकरण बताओ भाइयों। sp3d2, d2sp3, sp3d, sp3sp, SF4। सल्फर, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 बंध बनाने चले गए, 4 सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर 5, 5 में संकरण होता है sp3d, 5 में संकरण होता है sp3d। ये है IF5, आयोडीन, आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 बंध बनाने चले गए, 5 सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 और 1 6, 6 में sp3d2, sp3d2। ऐसे पकड़ो, शब्दों को पकड़ो, मैं जो बोल रहा हूं ये पकड़ो। ठीक है, 1 का C, 2 का A, NO2 प्लस, NO2 प्लस, NO2 प्लस,
NO2 प्लस, समझ में आया? अब NO2 प्लस, अब NO2 प्लस का कैसे होगा? अब NO2 प्लस में केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे ही प्लस लगा दो। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, प्लस लगा दिया तो कितने रह गए? 4, 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। दोनों के दोनों 2 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन पे प्लस है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो सिग्मा sp। NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH4 प्लस मिथेन जैसा sp3, sp3, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है? बी किसी के साथ भी नहीं आएगा। अगला, हाँ जी, ये बताओ, ये बताओ, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करेंगे। यहाँ स्पीशीज है और यहाँ इनकी आकृतियां हैं। अब ये देखो, समझ पा रहे हो? आकृतियां मतलब वास्तविक कैसी है, ठीक है। हाँ जी, H3O प्लस, अभी अभी देखा था H3O प्लस कैसा होगा? एक का H3O प्लस, आयोडीन में लोन पेयर कितने होंगे बेटा? आदर्श आयोडीन कौन सा वाला? I प्लस वाला कि I माइनस वाला? और कितने लोन पेयर? केंद्रीय परमाणु पे भी पूछे जा रहे हैं या अगल बगल वाले पे भी पूछे जा रहे हैं? I3 माइनस का होता है पिरामिड, ये अभी अभी बनाया था इसका, H3O प्लस का। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला रेखीय हो जाएगा। ClO2 माइनस, ये बताओ, ClO2 माइनस, ClO2 माइनस, ये बताओ, देखो ClO2 माइनस, केंद्रीय परमाणु क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 2 ऑक्सीजन है लेकिन नेगेटिव चार्ज भी है, तो एक ऑक्सीजन पर -1 रहेगा, वो सिर्फ एक बंद बना के रह जाएगा, जबकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसके पास 2 लोन पेयर बच गए, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, बोले तो sp3। लेकिन अब देखो 2 लोन पेयर है, मतलब क्लोरीन ऐसे जुड़ जाएगा और 2 लोन पेयर रख लेगा, तो कैसी आकृति आ गई है? बेंट, बेंट, कोणीय, बेंट, कोणीय, 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 कोणीय आकृति आ जाएगी। बी बी बी, ओके। NH4 प्लस, NH4 प्लस चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। D2sp3 का एग्जाम बता दो। WWAK बेटा WWE वो आएगा उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। हाँ जी, ये बता दो, बिना पेन चलाए तुरंत बताना है, निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई अतिव्यापन होता है? कुल, तो फिर कुल तो टोटल बताने पड़ेंगे ना बेटा। I3 माइनस है कि प्लस है, ये भी देख। बिना पेन चलाए बताओ। पी पाई डी, डी पाई मतलब पाई बंद पी कक्षक और डी कक्षक के मिलने से बने। तो अब बताओ, डी कक्षक, डी कक्षक किसके पास है? हिंट देखो ना, हिंट। क्वेश्चन वाला चिल्ला रहा है कि भैया पाई बंद ऐसा बनाओ जिसमें पी कक्षक और एक का डी कक्षक लगे, एक का पी कक्षक और एक का डी कक्षक लगे ना यार। मतलब एक परमाणु के पास पी कक्षक हो, दूसरे के पास डी हो, नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का, क्या दोनों के पास डी कक्षक होता है? नहीं होता। कार्बन दूसरे आवर्त का, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का, दूसरे आवर्त का P4 फास्फोरस तीसरे आवर्त में आता है। तो बिना कलम लगाए, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, खट्ट से हो गया। किसकी बंद ऊर्जा ज्यादा होती? अभी पढ़ेंगे, अभी बता दोगे। बंद ऊर्जा वाला अभी पढ़ेंगे। H2O2 द्विध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है, जबकि BaF2 नहीं होता। क्यों? अभी पढ़ेंगे। हाँ जी, ONO बंद कोण किसमें सर्वाधिक है? ये बताओ, किसमें सर्वाधिक है? थोड़ा दिमाग लगाओ, किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? अब ये बताओ, ये तो बता सकते हो। बंद कोण NO3 माइनस में, ये एम्स में क्वेश्चन आया था आपके, NO2 माइनस में, NO2 प्लस में या NO2 में?
अभी अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। NO2+, बाकी हम जान लेंगे। NO2+, जरा देखो ध्यान से, NO2+ कैसा होता है, NO3- कैसा होता है, NO2- कैसा होता है, और NO2 कैसा होता है, सबको बताऊंगा, बराबर बताऊंगा। NO2+ अभी हमने देखा था नाइट्रोजन पर धनावेश, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। NO3- हमने बनाई है संरचना, ऐसी बात नहीं है बेटे, संरचना हमने बनाई है, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक O-, ऐसा बंध बनाया है हमने, ओके। हाँ जी, NO2- वाला भी हमने बनाया हुआ है, नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड O- और एक लोन पेयर। यहां पे जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बनाता है, अच्छा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अच्छा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ाऊंगा इसके बारे में, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ठीक है। बस आप देखो, यहां पे इसका संकरण है sp, यहां पे, अरे ऑक्सीजन का गया, यहां पे इसका संकरण है sp2, यहां पे भी संकरण 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, एक लोन पेयर sp2, यहां पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। इसका संकरण बताओ बेटा, इसका संकरण बताओ सब बच्चे, मन के सच्चों इसका संकरण बताओ। NO2 में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, sp, इसी के साथ सारे बच्चे गलत, इसका संकरण होता है sp2। ओहो हो, हाँ बिल्कुल sp2, 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 sp2। तो इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। तो जरा देखो ध्यान से, NO2 में संकरण, NO2+ में होता है 180, यहां पे प्योर sp2 संकरण जैसी संरचना है 112, 120 डिग्री। यहां पे लोन पेयर आ जाने की वजह से बंध कोण में तनाव आ जाता है, बंध कोण कम हो जाता है, घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा, 120 से कम हो गया 115। यहां पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पे NO2 में होता है बेटा, ये 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। अरे बताऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे था, वो सब मैं बताऊंगा, उसका संकरण कैसे आया, बस अभी आप फील करो, ठीक है। तो बस आप अभी आंसर लगा सकते हो ना, 120। अगर उसके बारे में नहीं पता होता तो भी तो कर लेते, उसके बारे में नहीं पता होता तो भी तो कर लेते। अब इसको छत पे लिख लो, कॉपी की छत पे लिख लो, चारों के चारों आयन लिख लो, NO2+, NO3-, NO2-, NO2। किस में बंध कोण कितना होता है, संकरण क्या होता है, बना लो इसकी संरचना, काम आएगा तुम्हारे। केवल आयोडीन 3 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अरे आयोडीन 3+ है कि माइनस है, ये तो बता दे लल्ला। बार बार बोले जा रहा आयोडीन में, आयोडीन 3 में, आयोडीन 3+ का है कि माइनस का है, I3+ है कि माइनस है, मेरी कॉपी में छत नहीं है। अरे यार आती है ना स्पेस ऊपर अलग से लिखने की, या फिर जहां लिख रहे हो वहां से लिख लो, ये लिख लो, ये क्वेश्चन छाप लो, I3- है, तो ऐसे बोलना, बार बार एक बार चीजें रिपीट करा जा रहा है, I3- की संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है ना, तो 3 लोन पेयर तो इसके पास होते हैं और 3 इनके पास है, तो टोटल लोन पेयर काउंट कर लेना, कितने हो गए, 9। ठीक है, ओके 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 ओके। अभी बाकी कुछ नहीं पूछता, अभी जो मैंने पूछा था वही पूछता है बस, बाकी अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बाकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी पढ़ लेते हैं, फिर बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर डाइपोल मोमेंट वाला भी कर लेंगे। समझ में आया? तो यार आई होप आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ चुका है,
आपने थोड़ा लेवल तो बढ़िया पढ़ लिया है, आप अणु को देख करके अब डरते नहीं हो, ये तो मैंने देख लिया है कि अब तुम फटाफट से तुरंत जवाब दे देते हो कि सर इसकी संरचना ये होगी, इसकी संरचना ये होगी, इसका संकरण ये होगा, इसकी ज्यामिति ऐसी बनेगी। सर ज्यामिति अलग होती है, संरचना अलग होती है, ये बोलने लग गए तो मतलब मजा आने लग गया। ठीक है, अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी पर। बॉन्ड एनर्जी पर, बंद ऊर्जा पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसको भी निपटा लेंगे। बंद ऊर्जा, ओके, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, अच्छा लगेगा। बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा। देखो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए थे ना, एकदम फटाक से हो गए थे। बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा, बंद को तोड़ने के लिए ऊर्जा। ओके, तो बंद ऊर्जा क्या है? बंद से संबंधित कोई बंद है, जैसे कि एकल बंद से संबंधित, द्विबंध से संबंधित, त्रिबंध से संबंधित। ओके, बंद ऊर्जा। ठीक है, बंद के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो जरा देखो ध्यान से, बंद ऊर्जा क्या होती है, ये हमारे समझने का टॉपिक नहीं है। हमें ये समझना है बंद ऊर्जा किन पर डिपेंड करती है, बॉन्ड एनर्जी कौन कौन से कारकों पे निर्भर करती है। हेडिंग डाल लो, अब देखते हैं कौन कौन से कारक है। ठीक है, बंद ऊर्जा कौन कौन से कारकों पे डिपेंड करती है। जैसे कि भी क्वेश्चन आया था ना, बंद ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, तो कैसे बताएंगे जब तक समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट। तो आओ सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। हेडिंग डाल लो, बंद ऊर्जा के अंदर कौन से कारक होते हैं जो बंद ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जिसमें सबसे पहला कारक है, जिसमें से सबसे पहला कारक है डेल्टा EN, विद्युत ऋणताओं का अंतर। दो परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर बहुत ज्यादा है। एक बहुत कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दूसरा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक देगा, दूसरा तुरंत लेगा, तो इसके देने की गुण उसके लेने के गुण ज्यादा है। दोनों के बीच में EN डिफरेंस है। विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा होता है तो आयनिक गुण ज्यादा आते हैं, आयनिक बंध ज्यादा मजबूत होता है। कहने की बात यह है बेटा कि बॉन्ड एनर्जी विद्युत ऋणताओं के अंतर के समानुपाती होती है। यह पहला कॉन्सेप्ट। जैसे कि देखो उदाहरण, HF, HCl, HBr, HI। देखो हाइड्रोजन तो फिक्स है, यहां फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, वहां आयोडीन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है तो इन दोनों का अंतर ज्यादा आएगा, फिर यहाँ अंतर घट जाएगा, यहाँ घट जाएगा, यहाँ सबसे कम घट जाएगा। तो मतलब विद्युत ऋणताओं का अंतर यहाँ ज्यादा, तो अर्थात यह वाला बंध बाकियों से ज्यादा मजबूत, तो इसकी बंध ऊर्जा भी बाकियों से ज्यादा। HF बंध ऊर्जा ज्यादा होगी HCl से, HBr से और HI से। क्या मेरी बात समझ में आई? तो विद्युत ऋणताओं के अंतर के आधार पर भी हम बता सकते हैं। बोलो भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन घटती हुई विद्युत ऋणताओं के क्रम में, इसकी तो फिक्स है, इसकी सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो विद्युत ऋणताओं का अंतर भी घटता जाएगा, विद्युत ऋणताओं का अंतर घटता जाएगा तो बंध की सामर्थ्य घटती जाएगी। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, बंधों की संख्या। दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो तीन बंध ज्यादा। एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ियां, तीन लकड़ियों को तोड़ने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है भैया, बंध ऊर्जा बंधों की संख्या या बंध क्रम के समानुपाती होता है। बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर को क्या बोलते हैं बेटा? बंध क्रम। बंध क्रम के समानुपाती होता है। जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बंध मजबूत? तो हम बोलेंगे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर देन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग होगा, उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। समझ में आया? तो दूसरा फैक्टर ये क्लियर है। अब तीसरा फैक्टर, एटॉमिक साइज, परमाणुओं का आकार।
आकार छोटा रहेगा तो बंध ज्यादा मजबूत रहेगा, बंध मजबूत रहेगा तो बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि यार बॉन्ड एनर्जी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होगी, जितना छोटा आकार बंध उतना मजबूत। आय हाय हाय हाय, मजा आ गया। तो अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 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 और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग? दोनों कार्बन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, और कार्बन और नाइट्रोजन। आकार किसका छोटा? आकार देखो कार्बन और नाइट्रोजन में बाएं से दाएं जाने पे आकार घटता जाता है। तो नाइट्रोजन का आकार छोटा है, कार्बन का बड़ा है, तो बड़े बड़ों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बड़े छोटों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, छोटो छोटों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या छोटे छोटों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग? तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा लगेगी। इस वाले ट्रिपल बॉन्ड के बजाय वो वाला ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या बोलती है पब्लिक? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? समझ जाओ, अच्छा रहेगा। अब आगे की बात, एटॉमिक साइज हो गया। अब देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। हाँ जी, हेलोजनों में अगर मैं बोलूं F2 FF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि CL बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि BR बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि II बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, यार यहां पे दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां इन दोनों के बीच में, यहां इन दोनों के बीच में। तो अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी तो हम बोलेंगे ये वाला बंध ज्यादा मजबूत, फिर वो फिर वो फिर वो। लेकिन 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 एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका छूट गया। क्या? हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोचो। हेलोजन 17वें वर्ग में 17 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंध बना लिया तो इसके पास कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर। इसके पास भी 1 2 3 लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा आकार है तो वो बहुत नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे तो वो तो चाहेंगे हम एक दूसरे से दूर भागे। क्या यहाँ पर लोन पेयर प्रतिकर्षण है? क्या यहाँ पर LP प्रतिकर्षण है? तो प्रतिकर्षण ज्यादा होने से ये बंध मजबूत हुआ कि दुर्बल हुआ? सर दुर्बल हुआ। तो दुर्बल हुआ तो टूटने के चांस जल्दी है, ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ये तो चाहेगा टूटना। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी का क्रम सीधा सीधा घटता हुआ नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। तो जरा देखो ध्यान से, Cl बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है बजाय Br के, और Br से भी कमजोर होता है आपका FF बॉन्ड, और फिर II। ये ध्यान रखिएगा, बड़े ही नाजुक बात है, तो याद रखें। ठीक है, यहां पे लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा हो जा रहा है तो इतना छोटा साइज भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये वाली बात है। तो यहां पे ये बात ध्यान रखना। और कुछ और, अभी ये हेडिंग मत डालना, बॉन्ड पोलरिटी हेडिंग मत डालना। ठीक है, उसी में आगे कंटिन्यू करना, ये अपन अभी लिख लेंगे आगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, ओके, उसी में आगे कंटिन्यू करना बेटा। ठीक है, इसी प्रकार सल्फर एकल बंध ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीजन एकल बंध से। सिंगल बॉन्ड में सल्फर ज्यादा अच्छा होता है ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, ओके। और बाकियों में जैसे कि देखो ध्यान से, एवं कार्बन सिंगल बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग होता है सिलिकन वाले से, और जर्मेनियम वाले से। कार्बन में तो
वो बोलते हैं ना केटेनेशन, संकलन प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। सिंगल सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिलिकॉन सिलिकॉन वाले से, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम वाले से, लेकिन यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ छोटी छोटी नजाकत भरी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। ये बात क्लियर करना। ये किसका क्रम है? स्थायित्व का। बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। सल्फर सल्फर एकल बंध ज्यादा मजबूत होता है बेटा, बजाय ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बोल देना वही लोन पेयर रिपल्शन। लेकिन यहां तो कार्बन में तो लोन पेयर होता ही नहीं, कार्बन में तो लोन पेयर है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो फिर आकार से देख लो, कार्बन कार्बन, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम। समझ में आया? समझ में आया? ओके। अब बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी डी, बंध की ध्रुवणता, ध्रुवणता, बंध की ध्रुवणता, बॉन्ड पोलैरिटी। बंध की ध्रुवणता, जो बंध ज्यादा ध्रुवीय होगा उसमें आयनिक गुण ज्यादा आएंगे, और आयनिक बंध तो मजबूत बंध होता है तो उसकी आयनन, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। जो बंध आयनिक हुए तो आयनिक बंध तो मजबूत होता है, आयनिक बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। बोलो हाँ के ना? हाँ। तो अगर हम बात करें कि अगर बंध की ध्रुवणता बढ़ेगी, बंध की ध्रुवीयता बढ़ेगी, बंध की ध्रुवीयता बढ़ेगी, तो क्या उसमें आयनिक गुण बढ़ेंगे? आयनिक गुण बढ़ेंगे। अरे आयनिक गुण बढ़ेंगे तो बंध मजबूत होएगा, आयनिक बंध तो मजबूत होता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे कि देखो ध्यान से, HF, HCl, HBr, HI। तो यार ध्रुवीयता देखो ध्यान से, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में ज्यादा अंतर, तो इसके ऊपर ज्यादा धनावेश, इसके ऊपर ज्यादा ऋणावेश। इसके विद्युत ऋणताओं का अंतर थोड़ा कम हो गया, इसकी विद्युत ऋणता कम तो इस पर कम ऋणावेश, इस पे कम धनावेश, इस पर और कम धनावेश, इस पे और कम धनावेश, इस पे और कम ऋणावेश। यहाँ बहुत कम धनावेश, बहुत कम ऋणावेश, ऐसे मतलब घटता जाएगा घटता जाएगा। ठीक है, ओके। इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है, या ऐसा कुछ कचरा नहीं कर पाओ तो सिंपल सा देख लो ध्यान से, विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ेगा तो बंध की ध्रुवीयता ही बढ़ेगी। एवं करके ये भी लिख लो यार, फिर लिख लो। ठीक है, अगर डेल्टा EN बढ़ेगा, विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ेगा तो बंध की ध्रुवीयता ही बढ़ेगी, बंध की ध्रुवीयता बढ़ेगी। बंध की ध्रुवीयता बढ़ी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ी। तो अब यहीं पे लिख लेते हैं ना बॉन्ड एनर्जी वाला वही कॉन्सेप्ट, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, ऐसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? HF बंध ज्यादा मजबूत है क्योंकि दोनों के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा है, तो बंध ज्यादा ध्रुवीय होगा, ज्यादा आयनिक होगा, आयनिक बंध मजबूत होता है, मजबूत होगा तो आयनन ऊर्जा, बंध ऊर्जा ज्यादा लगेगी। क्या समझ में आया? नहीं आया? फिर नहीं आएगा। आगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है सिर्फ प्रतिशत S लक्षण, प्रतिशत S लक्षण, प्रतिशत S लक्षण। अगला है बेटा संकरण, उसमें देख लो प्रतिशत S लक्षण। प्रतिशत S लक्षण से हम बता सकते हैं प्रतिशत S लक्षण किसमें ज्यादा है वो बंध उतना मजबूत होएगा, वो बंध उसका ज्यादा मजबूत बनाएगा। प्रतिशत S लक्षण, प्रतिशत S लक्षण। जैसे कि देखो ध्यान से, प्रतिशत S लक्षणों के बारे में अगर हम यहाँ पे कमेंट करें तो क्या कमेंट कर सकते हैं, आइए जरा सुनिएगा यहाँ पर। तो जरा देखो ध्यान से यार, बॉन्ड एनर्जी प्रतिशत S लक्षण के समानुपाती होती है। जिसमें प्रतिशत S लक्षण ज्यादा, उनके बीच की बंधन ऊर्जा ज्यादा,
बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो जरा देखो ध्यान से यार, हमें ये तो पता है ना कि यार अगर हम बात करें संकरण, भाई एक संकरण होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। पहली बार तो नहीं देख रहे हम। तो यार इनमें प्रतिशत s लक्षण कितने होते हैं पता है ना सब में। एक s और एक p मिलकर के एक कक्षक बना रहा है। तो एक कक्षक को बनाने के कितने योग, टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, जिसमें से s कितना है? 1 है। तो 1 का योगदान कितना हुआ? 1/2, अर्थात 50-50, 50%। 3 लोग मिलकर के एक sp2 कक्षक बना रहे हैं, एक s और 2p, एक s और 2p, टोटल कक्षक कितने? 3, s कितना? 1, तो 1 का योगदान 1/3। अनुकूल बटा कूल, 1 s टोटल 3, अनुकूल बटा कूल, तो 1/3 बोले तो 33%। टोटल कितने कक्षक? 4, 1s 3p, 1s 3p, टोटल कक्षक 4। तो इसका योगदान अनुकूल बटा अनुकूल बटा कूल 1/4, 1/4, तो 25%। तो वो भी चीज हम क्लियर कर लेंगे। क्या? बंध ऊर्जा। तो जरा देखो ध्यान से देख, जिसमें प्रतिशत s लक्षण ज्यादा उनकी बंधन ऊर्जा ज्यादा। तो जरा देखो वही कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर यहां पर अगर कार्बन कार्बन एकल बंध हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहां पर दोनों के दोनों परमाणु कैसे हैं? sp3 वाले हैं। यहां पे दोनों परमाणु कैसे हैं? sp2 वाले हैं। यहां पे दोनों परमाणु कैसे हैं बेटा? sp वाले हैं। तो इनके बीच का बंध ज्यादा मजबूत होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बंध ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी, खत्म बात। बार बार घिस घिस करके वही कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। और एक लास्ट, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। लास्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, और फिर ये लास्ट टॉपिक पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन कर लोगे। हाँ जी, ओके, हो गया बेटा ये। अब जरा देखो ध्यान से आगे, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने? लोन पेयर की संख्या, एलपी की संख्या। देखो लोन पेयर जितने ज्यादा प्रतिकर्षण उतना ज्यादा। हमें पता है ना प्रतिकर्षण, लोन पेयर में ज्यादा होता है बजाय लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, बंधित युग्म के बीच में। और फिर बंधित युग्म तो एकदम मस्त रहते हैं, उनमें तो प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। एलपी का मतलब लोन पेयर, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखो ध्यान से, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा बंध उतना मजबूत होगा कि दुर्बल होगा? बंध उतना कमजोर होगा। बंध कमजोर तो समझ जाओ अब आप। जैसे कि देखो ध्यान से, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड बनाओ। नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है ना, परंतु इसके पास लोन पेयर है ही। अब ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर इसके पास, 2 लोन पेयर इसके पास। सिंगल बॉन्ड की बात चल रही बेटा। ओके, सेम अगर मैं बात करूं यहां पे फ्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन एकल बंध बनाता है, तो यहां पे 3 लोन पेयर इसके पास। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा प्रतिकर्षण। यहां एक भी नहीं है, यहां एक है, यहां 2 है, वहां बहुत सारे हैं। तो लोन पेयर प्रतिकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा। तो इधर से इधर जाने पर क्या लोन पेयर प्रतिकर्षण
बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो बंद ऊर्जा घट रही है, घट रही है। अर्थात ये वाला बंद ज्यादा मजबूत है इस वाले बंद से और इस वाले बंद से। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आया क्या? क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आया क्या? अरे क्लियर हो गया छवि? हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किसकी? बॉन्ड एनर्जी इस सिंगल बॉन्ड की ज्यादा है, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। यहाँ लोन पेयर आएंगे, प्रतिकर्षण होएगा, यहाँ पे ज्यादा लोन पेयर, ज्यादा दुक्का मुक्की। यहाँ तो भाई बहुत सारे हैं, समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल। तो ये वाली बात हो गई। तो अब जरा देखो ध्यान से यार, इसमें क्या दिक्कत आ गई? अगर प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होंगे तो बेटा बंद ज्यादा मजबूत होएगा ना, इन दोनों के बीच में एस एस लक्षण है। फिर यहां पर ये sp2 तो बंदों की संख्या बन गई ना कुछ मिला कुल मिला करके। पूजा कुमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप समझना ही नहीं चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। कल अलग बताया था, आज अलग क्यों? अरे कल अपन ने क्या पढ़ा था? बंद लंबाई पढ़ी थी। आज क्या पढ़ा रहा हूं? बंद ऊर्जा पढ़ा रहा हूं ना। बंद लंबाई और बंद ऊर्जा अलग अलग चीजें ना। बंद ऊर्जा, अरे भाई कल बंद लंबाई पढ़ाई थी, आज बंद ऊर्जा पढ़ा रहा हूं। जो बंद जितना बड़ा होगा उस बंद की ऊर्जा उतनी कम होगी ना। तो यहां पे ये बंद, एकल बंद बड़ा होता है, द्विबंद छोटा होता है, त्रिबंद बड़ा और छोटा होता है ना। तो उल्टा करो ना वहां का, प्रतिशत एस लक्षण। अबे नालायक, प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बंद उतना मजबूत होएगा और बंद लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, पोलरिटी का मतलब है ध्रुवणता, ध्रुवणता का मतलब है आवेश। जितना धनावेश और ऋणावेश हो, और आवेश ज्यादा कब आएगा? जब विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा होगा। पहले अच्छा समझाते थे, अब क्या हो गया भाई? अभी भी अच्छा ही समझा रहा हूं मैं। तुम पहले अच्छा समझते थे, अब नहीं समझ रहे हो। जैसे टॉपिक डिफिकल्ट आ रहा है, तुम्हारे समझने का स्तर घटता जा रहा है। मतलब तुम्हें सिर्फ छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाऊं तो मस्त रहोगे। हाँ जी, अब आगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन करना जरा। किस अणु की अधिकतम बंद ऊर्जा होती है, ये बताओ। किस अणु की बंद ऊर्जा अधिकतम होती है? थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला? कारण बताओ। थर्ड वाला क्यों? थर्ड वाला क्यों? काहे क्या जरूरत आ रही थर्ड वाले को? कारण बताओ। लोन पेयर रिपल्शन। अरे बाबू यहां पे जरा देखो ध्यान से, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन एकल बॉन्ड और ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, इसमें दो लोन पेयर है, और फ्लोरीन वाला तो भैया बहुत ही अनस्टेबल रहेगा, यहाँ तीन लोन पेयर ना। तो लोन पेयर रिपल्शन। तो अब ये कैसे कर लिया? यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है परमाणुओं के पास, जबकि यहां तो तीन लोन पेयर, इस पे 3 लोन पेयर, इस पे लदे हुए, 3 लोन पेयर इस पे लदे हुए, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर। हाँ या ना? क्लियर हो गया? विदाउट लोन पेयर, दोनों पे कोई लोन पेयर नहीं है। समझ में आया क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। अब कर पाए तुम इस क्वेश्चन को? समझ में आ गया? हाँ, लोन पेयर समझ में आया? क्योंकि यहां पर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, उन पर लोन पेयर थे। आगे समझ में आया बेटा? ओके, चमका, वेरी गुड। अब आगे की बात, इसी के साथ ये सारे पॉइंट खत्म। एक बार दोबारा समझ लो भाइयों, दोबारा समझ लो यार, दोबारा समझ। सुन मेरी बात सुन। विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, साथ के साथ एक बार बताते जाना।
ओके, अनायरा राव। जरा देखो ध्यान से, पहला पॉइंट, क्या पहला पॉइंट समझ में आया कि यार विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा, दोनों परमाणुओं में विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा तो बंद ऊर्जा ज्यादा। ये समझो, पहला वाला समझ में आया कि यार इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है, उन दोनों के मुकाबले, उन दोनों के मुकाबले, उन दोनों के मुकाबले, तो यहाँ पे विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा है तो बंधन ऊर्जा ज्यादा है। खत्म बात। दूसरा पॉइंट, दो परमाणुओं के बीच में बंध बन रहे हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, तो त्रिबंध ज्यादा मजबूत है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज छोटा रहे तो फायदा होता है, मानते हैं। इसी वजह से देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है, वो कार्बन नाइट्रोजन के में, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आकार छोटा है तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। परंतु ये बात हेलोजनों में लागू नहीं होती। यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, जिससे इसके लोन पेयर के बीच में धक्का मुक्की होने लगती है, इसलिए इसकी बंद ऊर्जा ब्रोमीन ब्रोमीन बंध से भी कम हो जाती है। तो Cl Cl फिर Br Br I I, ये तो आकार के घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में आकार बढ़ रहा है इसलिए बंद ऊर्जा घट रही है, लेकिन ये बीच में चला गया। अब और ये ध्यान रखना, सल्फर सल्फर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में भी ये से। अब यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, यहाँ तो छोटा आकार फिर बड़ा आकार इसलिए घट गया। बंधन की ध्रुवणता, बंध की ध्रुवणता, ध्रुवणता का मतलब भी विद्युत ऋणता से ही होता है। दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणताएं अलग अलग है, एक बार इससे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, एक बार इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो मुझे पता है ना कि इसकी विद्युत ऋणता 4 है, इसकी 2.1 है, इसकी 2.1 है, इसकी 3.0 है। ये मान लो साइकिल, एक रस्सी है, एक तरफ साइकिल है, एक तरफ स्प्लेंडर है, ये स्प्लेंडर, तो साइकिल वाला इधर खींच रहा है, स्प्लेंडर वाला इधर खींच रहा है, तो स्प्लेंडर वाला खींच ले जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये साइकिल है और इधर लगा दी तुमने कार, तो कार तो भर और ज्यादा देर से खींच लेके जाएगा ना। तो ये कार है और ये मोटरसाइकिल है, तो कार ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी तरफ शिफ्ट होएंगे, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन बीच में न होकर हल्के से इसकी तरफ शिफ्ट होएंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व इसके ऊपर बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन आने से ऋणावेश क्रिएट होने लगेगा, इस पर धनावेश क्रिएट होने लगेगा, यहां पर भी जाएगा लेकिन उतना नहीं जाएगा। यही है ध्रुवणता, बंद में आयनिक गुण उत्पन्न हो जाना। फजान का नियम पढ़ेंगे हम आगे। ये है, क्या ये बात क्लियर हो गई? ये था। तो विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ता है तो बंध की ध्रुवीयता बढ़ती, बंध बढ़ जाती, बंध की वो बन। ज्यामिति और आकृति में क्या अंतर है? अंशुपाल जरा देख ध्यान से, ज्यामिति जो संकरण के अनुसार हो, ऊपर छत पे लिख लो, जो संकरण के अनुसार हो वो तो ज्यामिति, ठीक है। और फाइनल आकृति या संरचना या उसका शेप, दिखने मतलब दिख कैसा रहा है वो, जो दिख रहा हो, जो वास्तविक रूप हो, जो हमें दिख रहा है कि यार जैसे कि NH3 इसके पास लोन पेयर है तो इसका शेप ऐसा आता है, इसका शेप आता है ऐसा कि यार ये तो पिरामिड ही है, लेकिन हमने इसके लोन पेयर को कैसे रखा? ऊपर की तरफ। आप देखो, जब भी आप नाइट्रोजन के अंदर 3 बंध तो ऐसे बना दोगे, लोन पेयर को ऐसे ऊपर ही क्यों दिखाया? उसका कारण ये है ताकि ये चतुष्फल की आकृति में ही रहे, ज्यामिति इसकी चतुष्फल की बनी रहे। ऐसे हम इसको चतुष्फल के ही दिखा रहे हैं, दिखाने में तो चतुष्फल के ही दिखा रहे हैं ना। क्या हम इस लोन पेयर को ऐसा टेढ़ा बताते हैं क्या? ऐसे इधर, उसको बताने का भी तो कुछ कारण है। हाँ या ना? ठीक है, तो वो है बेटा यहां पर जो ज्यामिति जो संकरण के अनुसार है, और जो आपको दिखे वास्तविक में कैसा है, वो बेंट है, पिरामिड है, ऊपर तो बंद ही नहीं है, तो 3 ही तो है। इसकी ज्यामिति क्या होगी?
हम ज्यामिति बोले तो इसकी ज्यामिति है आपकी चतुष्फल की है, और इसकी आकृति कैसी है? पिरामिडीय। कहां पे बेटा? ये क्लियर हो गया? अब सर नाइट्रोजन में तो सर बहुत कम पढ़ा है, अभी तो एक पन्ना लिखा है। मंजीत बेटा समझा भी तो रहा हूं ना सर, वाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आई, बेटा फॉर्मूले होते हैं ना पैमाने, उनसे निकाला। अब तुम ना एक्स्ट्रा चीजें पूछ रहे हो जो कि पूछनी नहीं चाहिए, जिनसे अभी तुम्हारा नेट का कोई ताल्लुकात नहीं है, वो चीजें पूछ रहे हो। तो अब आगे बढ़ते। तो जरा देखो ध्यान से भाई, नाइट्रोजन 3 बंध बना रहा है ना भाई, एक ही लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास उदासीन अवस्था में, ऑक्सीजन के पास 2, हेलोजनों के पास 3, ठीक है, कार्बन के पास नहीं होता है। इतनी बातें हो गई। तो हमने ये देख लिया बंध ऊर्जा क्या होती है। अच्छा, तो ये पूछा दिखे कि नाइट्रोजन सर एक बंध बना रहा है, भाई वो सिंगल बॉन्ड बोल रहा है कि अगर नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कार्बन के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर में दिखाऊं, बाकी बंद किसी और से बन रहे होंगे। ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड को दिखाया जा रहा है। ऐसे तो कार्बन एकल बंद बोल रहा है। अब तो बोलेगा कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं सर, भाई कार्बन ने सिर्फ एक बंध बनाया, इसका मतलब अभी कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, ऐसा दिमाग लगाया ना फिर तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन बता, वो बन रहे हैं किसी के साथ बंध। आपको सिर्फ इस बंध के बारे में बताना था। ऑक्सीजन अष्टक पूरा करने के लिए 2 बंध बनाता है, अभी एक, और कार्बन अगर एक बंध इधर बना रहा होगा एक बंध इधर, फिर भी तो उसके पास 2 लोन पेयर है ना। तो ऐसे समझो, ठीक है, ओके आगे कोई बात नहीं। उफ, अब आगे देखो, और अब अगला टॉपिक है अपना यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, जिसको म्यू से दर्शाते हैं। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीजों यहां पे क्लियर हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट म्यू, डाइपोल मोमेंट म्यू, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट म्यू, इससे भी बेटा क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट म्यू, ठीक है। पहली बात तो ये बताता है क्या है, ये हम सहसंयोजक यौगिकों में पढ़ते हैं ताकि उसमें बता सकें कि इसमें कितने आयनिक गुण हैं। सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुणों को बताने के लिए इसका अध्ययन कर जाता है। तो ये क्या बताता है, सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुणों की व्याख्या करता है। यह सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक लक्षणों की व्याख्या करता है। आयनिक लक्षणों की व्याख्या करता है। पहली बात तो ये। अब ये होता क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सा है। 2 आवेशों के मध्य की दूरी और किसी एक परमाणु पर आवेश, दोनों का परिमाण, दोनों का गुणनफल होता है। ये दोनों में से किसी एक पर आवेश और दोनों के बीच की दूरी, उनका गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो क्या ये दो परमाणुओं के मध्य की दूरी d एवं उन पर उपस्थित आवेश
क्यू का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू कहलाता है, म्यू कहलाता है। पता है 12 बजे से लिख रहा हूं मैं भी, आज तुम भी लिख रहे होंगे मानता हूं, लेकिन मैं भी लिख रहा हूं, तो आपके साथ अभी मैं भी खड़ा हुआ हूं ना, तो जब तक खड़े हैं तब तक पढ़ते रहो बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है। कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप अभी ज्यादा पढ़ोगे ना तो फिर लास्ट में कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी आपने हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा तो यकीन मानो आपको ना जब लास्ट में जब रिवीजन होता है उसमें बहुत बेनिफिट होएगा। आप सबसे ज्यादा सेलेक्टेड होने के कैंडिडेट बनोगे अगर आप अभी पे मेहनत कर लेते हो तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो म्यू क्या है? अच्छा, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी दिशा धनावेशित से ऋणावेशित की ओर होती है। दिशा कम विद्युत ऋणता से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर, कम ईएन वाले से अधिक ईएन वाले की ओर। हम ऐसा तीर का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे दिशा बताएंगे और पीछे यहां पे ऐसे लगाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसकी दिशा होती है। कम ईएन वाले से अधिक ईएन वाले परमाणु की ओर इसकी दिशा होती है बेटा, और दिशा ऐसे बता रहे, तीर का चिन्ह फिर पीछे एक कट छोटा सा, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो कुल मिला के बात यह सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण बताता है। अच्छा, दूसरी बात, सूत्र क्या होता है? आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। सदिश राशि हाँ है, दिशा धनावेशित से ऋणावेशित की ओर, ऐसे तीर का चिन्ह लगा के इसका सूत्र देखो ध्यान से। अब सूत्र, हाँ जी, तो म्यू बराबर, म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि क्या है? आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। म्यू बराबर क्यू इंटू डी होता है, ये हो गया सूत्र। अब आता है मात्रक, तो जरा देखो ध्यान से, क्यू आपने कूलाम में रखा होगा, डी डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखी होगी या मीटर में रखी होगी, ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर तो अगर मैं रखूं तो भैया क्यू किस में आएगा? कूलाम में रखूंगा मैं। डी किस में आएगा? तो यहां पे इसका मात्रक तो मैं लिख देता हूं कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। लेकिन इसका जो मात्रक होता है बेटा, वो मात्रक होता है डी बाई, क्या? डी बाई, डी बाई। अब डी बाई को कूलाम मीटर में किस तरीके से मैं रिलेट करूं, ये भी तो मुझे आना चाहिए। इस डी बाई को कूलाम में कैसे रिलेट करूं? भाई इसका मात्रक डी बाई होता है, लेकिन मैंने क्यू आवेश किस में रखा है? कूलाम में। डिस्टेंस किस में आई है? मीटर में आई है। नहीं समझे? तो ये क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश है बेटा, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर डी हो तो हम इसको बता सकते हैं कि यार ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। मतलब इस पे धनावेश कब आया होगा? जब उसने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो यही डायपोल मोमेंट की दिशा है। ओके, हाँ जी, एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूं मैं। हाँ जी, क्लियर हो गया? भाई एक आवेशीय, एक आवेशीय, दोनों में से कोई एक पर आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये कम ईएन वाला, ये ज्यादा ईएन वाला, तो इधर से इधर तीर के चिन्ह लगा करके हमने बता दिए। इस पर ये धनावेश क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा देखो ध्यान से, आवेश हमने कूलाम में रखा है, डी हमने डिस्टेंस किस में लिया है? मीटर में लिया है। तो इसका मात्रक होता है बेटा डी बाई। अब डी बाई
और बाकियों में क्या रिलेशन होता है ये हमें समझना पड़ेगा। डिबाई और बाकियों में क्या रिश्ता होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो जरा देखो ध्यान से, एक डिबाई कितने के बराबर होता है? एक डिबाई 1 गुणा 10 की घात माइनस 18 ESU। एक डिबाई 10 बजे तक क्लास लो भाई, मेरी भी क्षमता है, ठीक है। एक डिबाई 10 की घात माइनस 18 ESU से यहां पे मीटर के बराबर होता है, ओके। और दूसरी बात अगर मैं इसको बात करूं किस में, कूलाम मीटर में कन्वर्ट करूं, तो ये होता है बेटा 3.33 गुणा 10 की घात माइनस 30 कूलाम मीटर। तो ये एक डिबाई और इनमें रिश्ता होता है। अगर आप एक डिबाई को कूलाम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भैया 3.33 इंटू 10 की घात माइनस 30 कूलाम मीटर, ये एक डिबाई के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि बिल्कुल आते बेटा। अभी देख शबाना, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है ना, वो इससे ही होएगा। ESU क्या है? ये भी आवेश की एक इकाई है, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत की इकाई, स्थिर वैद्युत की, या आप फिजिक्स में पढ़ोगे स्थिर वैद्युत की इकाई। ये भी आवेश की एक इकाई है, स्थिर वैद्युत की इकाई। सर डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी ना? नहीं बेटा, कम विद्युत ऋणता से ज्यादा विद्युत ऋण। जैसे कि देखो ध्यान से HCl या HI या HCl ले लो। हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणीय है, क्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणीय है। तो क्लोरीन इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो यहां पर से इस पर धनावेश आने लगेगा, इस पर ऋणावेश आने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की डायरेक्शन ये हो गई ना, हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के म्यू क्या है? एक सदिश राशि है जो बंध की ध्रुवीयता को बताती है, ये बंध ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा। अब जरा देखो ध्यान से आगे की बातें, ये तो फॉर्मूला रहा, चलो इतनी बातें हुई। अब जरा देखो ध्यान से इसकी कुछ बेसिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके समझ में आने चाहिए। देखो ध्यान से, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको समझ में आने चाहिए। ये पॉइंट समझ लेना, क्लियर कर देना। ये पॉइंट समझना, सारी बातें क्लियर कर लेना, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, सम द्वि परमाणविक, यदि ऐसा द्विपरमाणविक अणु जिसमें दोनों परमाणु सेम हो, सम द्विपरमाणविक अणु O के लिए म्यू बराबर 0 होता है, ये अध्रुवीय अणु होते हैं, ये अध्रुवीय अणु होते हैं, क्योंकि दोनों परमाणु समान हैं। वेरी गुड जोजो। देखो ध्यान से, जैसे कि H2, दोनों परमाणु हाइड्रोजन, तो दोनों पे एक दूसरे की वजह से कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो म्यू की कोई दिशा ही नहीं आएगी, तो म्यू बराबर 0। बिल्कुल बेटा, इसी तरीके से F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2, इन सब का म्यू 0। तो ये सब कैसे? अध्रुवीय अणु। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब अध्रुवीय क्यों? क्योंकि इनमें जो बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु एक जैसे होंगे, चाहे वो एकल बंध द्वारा जुड़े, चाहे द्विबंध द्वारा जुड़े, चाहे त्रिबंध द्वारा जुड़े, उनके बीच में बनने वाला बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु समान हैं, तो इनको बोलेंगे हम अध्रुवीय, क्योंकि म्यू 0 है। जिनका म्यू 0 वो ध्रुवीय, जिनका म्यू 0 वो अध्रुवीय। अभी आगे अपन समझेंगे, सिंपल सी बात है यार, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखो, यदि एकल बंध से जुड़े दोनों
परमाणु अलग हो तो बंद ध्रुवीय होता है। बंद ध्रुवीय होता है, समझ में आ रहा है? बंद ध्रुवीय होता है और यौगिक ध्रुवीय होगा। विषम द्विपरमाणुक अणु के लिए, द्विपरमाणुक अणु के लिए जैसे कि देखो ध्यान से, जीरो कब होगा बेटा? जब दोनों परमाणु समान हो तो जीरो, जब दोनों परमाणु समान हो तो जीरो, जब दोनों परमाणु समान हो तो जीरो। अरे अरविंद क्या करें, यहां लिखना तो पड़ेगा ना। जैसे कि देख ध्यान से, HF ये ध्रुवीय या अध्रुवीय, HCl ध्रुवीय या अध्रुवीय, HBr ध्रुवीय या अध्रुवीय, HI ध्रुवीय या अध्रुवीय। तो आप देख सकते हो कि यार दोनों परमाणु तो अलग अलग है, इन सब के लिए म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अर्थात ये कैसे होंगे? ध्रुवीय अणु होंगे। ये सब ध्रुवीय अणु हैं। ऑल आर पोलर, ध्रुवीय। अब समझ पा रहे हो ध्रुवीय अध्रुवीय? क्योंकि दोनों के दोनों, अब देखो इसमें म्यू की दिशा किधर से होगी? इधर से इधर की ओर। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से इधर की ओर, कम ईएन वाले से ज्यादा ईएन की ओर, कम ईएन वाले से ज्यादा ईएन वाले की ओर, कम ईएन वाले से ज्यादा ईएन वाले की ओर। समझ में आ रहा है? अब कैसे प्लस माइनस आया? सब ध्रुवीय होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं H2O को देखूं, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो, हीलियम 2 बेटा बनता ही नहीं है राजेश पाल, हीलियम 2 बनता ही नहीं। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की ईएन ज्यादा है, हाइड्रोजन की ईएन ज्यादा है तो इस बंध का म्यू इधर, इस बंध का म्यू इधर, टोटल नेट म्यू लोन पेयर की दिशा में जाएगा। तो ये म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी कैसा हुआ? ध्रुवीय। ध्रुवीय ध्रुवीय। वेरी गुड बेटा विवेक। आर्गन होता, अरे आर्गन बंद थोड़ी ना बनाता है, क्या बात कर रहा है यार। तो जरा देखो ध्यान से, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगर ये तो फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, अगर दो ही परमाणु है बेटा, द्विपरमाणु अणु है, अगर दोनों परमाणु समान है तो बोल देंगे अध्रुवीय, अगर दोनों परमाणु अलग अलग है तो ध्रुवीय। लेकिन अगर बहुपरमाणु हो तो जरा देख ध्यान से, ये मैंने एक्स्ट्रा यही बता दिया, पता नहीं क्यों। थर्ड, अगला देखो, बहु परमाणवीय अणुओं में यदि अणु की आकृति संकरण के अनुसार होती है तो सभी बंधों का कुल म्यू शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। और अणु समझना बेटा, और अणु अध्रुवीय हो जाता है, अध्रुवीय हो जाता है। ऐसा अणु सममित होता है। बस छोटी सी बात थी, ये लिखनी जरूरी है। पढ़ाएंगे बेटा अरविंद, उसमें भी देखेंगे। पैर में पता नहीं दिक्कत हो रही है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, जैसे कि जो अणु ऐसा है जो संकरण के अनुसार ज्यामिति रखता हो, जैसे कि भाइयों BeF2 सम्मित का मतलब मैं बता रहा हूं ना तुम्हें। BeF2 में बेरिलियम दो ही बंध बनाता है संकरण के अनुसार। sp संकरण है
और रेखीय ज्यामिति है, रेखीय ज्यामिति है, एज इट इज संकरण के अनुसार ज्यामिति है। तो जरा देखो ध्यान से, बेरिलियम और फ्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन? फ्लोरीन। तो इसका म्यू इस दिशा में, इसका म्यू इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत। ये बंध भी ध्रुवीय, ये बंध भी ध्रुवीय, लेकिन कुल म्यू अणु का 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो म्यू 0 हो गया तो अणु कैसा है? ये सममित है, सममित अणु है ना, जैसा इधर वैसा ही उधर। तो सममित अणु म्यू 0 हो गया, म्यू 0 हो गया तो अरे भैया ये तो अध्रुवीय अणु हो गया। बंध ध्रुवीय लेकिन अणु अध्रुवीय हो गया, इसका म्यू 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से BCl3 देख लो, BCl3 देख लो, BF3 देख लो। इसमें देखो ध्यान से, बोरोन 3 बंध बनाता है लेकिन संकरण के अनुसार ही बनाता है, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है। तो जरा देखो ध्यान से बेटा, यहां पर इस बंध के कम बोरोन और क्लोरीन में बोरोन ज्यादा विद्युत ऋणी की क्लोरीन, क्लोरीन। तो इस बंध का म्यू इस तरफ आएगा, इस बंध का म्यू इस तरफ आएगा, इस बंध का म्यू इस तरफ। तीनों एक दूसरे से, हाँ जैसे फिजिक्स में, हाँ वेरी गुड बेटा, सदिश योग करना है ना यार। ये तो 120 डिग्री पे सारे के सारे, ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, ये इधर, अरे कहीं भी नहीं जाएगा, म्यू बराबर 0 होगा। अणु कैसा है? सममित है। बोलो, हाँ जैसे फिजिक्स में होता है बेटा सोनल। बोलो, अरे ये समझ में आया? मुश्किल से थोड़ी छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएगी बेटा। अब इसी तरीके से, जैसे यहाँ BF2 की जगह BCl2 ले सकते हो आप, यहाँ BCl3 की जगह BF3 ले सकते हो आप। अब अगला देखो, जैसे कि CH4 संकरण के अनुसार ही ज्यामिति बनाता है, चतुष्फलकीय, सबको पता है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है। सममित मतलब, अरे म्यू, सममित का मतलब है यार, सममित मतलब हर तरह से देख, उसको एक जैसा लगेगा। सीधा देख, ऐसा देख, ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे देख, कैसे भी देख, हर डायरेक्शन से दिखने पे वो एक जैसा लग रहा है, हर डायरेक्शन से देखने पर वो एक जैसा लग रहा है, वो सममित। सब दिशाओं से देखने में, यार इधर से भी क्या चीज है यार, एकदम गोलाकार दिख रही है, तो सब जगह से समान दिख रहा हो, वो सममित। इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, ऐसे ही, ठीक है। अब CH4 चतुष्फलकीय रहेगा, हमेशा चतुष्फलकीय रहेगा वो, ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्शन कैसे, किधर से किधर आएगी? कार्बन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता कार्बन की ज्यादा होती है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस बंध का म्यू इधर आएगा, इस बंध का म्यू भी इधर आएगा, इस बंध का म्यू भी उधर जाएगा, इस बंध का म्यू इधर जाएगा। सब अब विपरीत दिशा में, एक नीचे, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, सब एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। सबका कुल नेट म्यू 0 हो जाएगा। म्यू कुल कितना हो जाएगा? 0। कुल 0 हो गया तो अणु कैसा हो गया? सममित। ठीक है, सममित अणुओं में ये हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? म्यू 0 हो गया ना, मतलब संकरण के अनुसार ही ज्यामिति होनी चाहिए, दैट सेट, वो वाली बात है। ये ध्रुवीय हो जाए, ये अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु। ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते। ठीक है, PCl5 में देखो जरा, PCl5 में एक क्लोरीन ऊपर तो एक नीचे, एक इधर तो एक इधर, इस बंध का म्यू इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो ये तीनों तो वैसे ही कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये ऊपर वाला इस नीचे वाले के म्यू को कैंसिल कर देगा। अरे कैंसिल कर देगा, तो इसका भी म्यू 0 हो जाएगा। संकरण के अनुसार ज्यामिति म्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से SF6 में देखो बेटा, ये सल्फर एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे, सब एक दूसरे को, ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ना ना मैं अपनी तरफ खींचूंगा, ना ना मैं अपनी तरफ खींचूंगा, ना ना मैं अपनी तरफ खींचूंगा, ये इसका अपोजिट वाला पार्ट कैंसिल आउट कर देगा। तो सबका म्यू एक दूसरे से छिन्न भिन्न हो जाएगा, म्यू बराबर 0। ये कुल म्यू है। बंध में तो, इस बंध के अंदर विद्युत ऋणताओं का अंतर है, लेकिन सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे, ऊपर वाला नीचे वाले को, इधर वाला इधर वाले को, इधर वाला इधर वाले को कैंसिल आउट कर देगा। फिजिक्स पढ़ी होगी ना,
घटक जोड़ने आते हैं ना, समान दिशाओं वाले घटक जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशाओं वाले कैंसिल हो जाते हैं, तो वही बात है। ठीक है, तो ये वाली बात है, बात ऐसी है, घर जैसी है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ओके। हाँ, PCL 5 वाला नहीं है। अरे बेटा यहाँ पे त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है ना, त्रिभुज वाले तीनों बंद एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला घटक नीचे वाले घटक को निरस्त कर दे रहा है ना, खत्म बात। क्या है इसमें समझने का? अब अगर लोन पेयर आ जाए तो फिर दिक्कत आ जाती है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, XgF4, XgF4, अरे पढ़ाएंगे भी पढ़ाएंगे अमोनिया का, अरे पढ़ाएंगे अमोनिया का भी। XgF4 ज़ीनोन, इसकी आकृति ऐसी होती है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ऊपर लोन पेयर और नीचे लोन पेयर। बताओ इसका म्यू कितना होगा? 0 होगा या नॉन जीरो होगा? 0 होगा या नॉन जीरो होगा? बताओ इसका 0 होगा या नॉन जीरो होगा? प्लीज कमेंट देखो, देख रहा हूं ना कमेंट। इसका भी 0 होगा बेटा, क्योंकि एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे है। ये वाला इधर खींच रहा है, 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 तो इसका भी म्यू 0 ही होगा। ठीक है, 0 ही होता है इसका भी। ओके, तो ये हमने देखा जिनका म्यू 0 हो जाए। सेम 0 हो गया। अब जैसे कि देखो ध्यान से, बेंजीन में, बेंजीन में बताओ कुल म्यू कितना होगा? बेंजीन का कुल म्यू कितना होगा? बेंजीन का कुल म्यू कितना होगा? बेंजीन का कुल म्यू कितना होगा? बेटा टीचर्स लेट डालने वाला तो गया घर पे, हो गई उसकी तो छुट्टी 7 बजे। बस केवल पता है इस ऑफिस में शायद मैं या एक टीचर और होगा जो रात को 9 बजे तक रुकता है प्रेजेंट टाइम पर। इसका म्यू कितना होगा? 0, क्योंकि हर एक कार्बन sp2 संकरित होता है ना बेटा बेंजीन में, हर एक कार्बन sp2 संकरित होता है, तो विद्युत ऋणताओं का अंतर आएगा ही नहीं। sp2 म्यू बराबर 0। PCl 5 में 5 हाइड्रोजन है तो कैसे? अरे 5 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया PCl 5 में? ओके, हाँ जी, हाँ बोल दूंगा बेटा, बोल दूंगा। ठीक है, PCl 5 में म्यू बराबर 0 होगा, पक्की बात है, क्लियर हो गया? ये हो गया, तो इनका म्यू तो 0 आ गया। लेकिन यदि अणु की संरचना में लोन पेयर उपस्थित हो तो अणु का कुल म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ये मैंने बोला है, हो सकता है। लोन पेयर इज नॉट काउंटेबल, लोन पेयर को गिना जा सकता है भाई मुस्कान। अगर लोन पेयर आ जाए बेटा, जैसे कि देखो ध्यान से अमोनिया में इसके पास एक लोन पेयर आ गया ना, तो 1 2 3, अगर ये CH4 था तो म्यू बराबर 0 था। लेकिन अब लोन पेयर नहीं आया, इस बंध में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका म्यू इस दिशा में आएगा, इसका म्यू इस दिशा में आएगा, इसका म्यू इस दिशा में आएगा, सब लोन पेयर की दिशा में जा रहा है, तो म्यू तो नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। 0 थोड़ी ना होगा पागल, ऊपर लोन पेयर की दिशा में जाएगा, 0 क्यों बोल रहा है? ऐसे ही H2O की बात की जाए, H2O में जरा देखो, ऑक्सीजन से 2 एकल बंध बने होते हैं, साथ के साथ 2 लोन पेयर लगे होते हैं। इसका म्यू इस दिशा में, इसका म्यू इस दिशा में, क्यों? क्योंकि ये कम विद्युतनीय है, ये अधिक विद्युतनीय है, तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बताओगे जवाब? एक क्वेश्चन पूछते हैं और बताओ। डाउट सर, टाइम हो गया। अरे बेटा 5 मिनट बाकी है ना अभी तो यार।
5 मिनट बाकी, 5 मिनट। अरे बेटा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसको खत्म कर लेंगे यार, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना। एक ही बता दो, NH3 और NF3 में म्यू की तुलना करो, तुलना करो, म्यू की तुलना करो। सर आप बहुत कम पढ़ाते हैं, एक पन्ना भी नहीं लिखवाए। बेटा समझाना भी तो पड़ता है। बताओ किसका म्यू ज्यादा होगा? NH3, NH3 केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, 3 सिग्मा बंद, 1 लोन पेयर। NF3 में केंद्रीय परमाणु, यहां पे भी नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन। बताओ किसका म्यू ज्यादा होगा? किसका म्यू ज्यादा होगा? बस इतना बोल दो। दोनों का समान? अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कैसे बोल रहे हो समान? देख लोन पेयर की दिशा इस तरफ है, हाइड्रोजन और सदिश योग करना नहीं आता क्या? देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, इस बंद का म्यू इस तरफ, इस बंद का म्यू इस तरफ, इस बंद का म्यू इस तरफ है। यहां पे जरा देख, इस लोन पेयर की डायरेक्शन ये रही ऊपर की तरफ, यहां पे सारे म्यू एक ही दिशा में जा रहे हैं। तीनों NH बंद की दिशा लोन पेयर की दिशा में है, तीनों NH बंद लोन पेयर की दिशा में, तीनों NH बंद के तीर, तीनों NH बंद के तीर लोन पेयर की दिशा में। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ना? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। तो तीनों NF बंदों के तीर, बंदों के तीर नाइट्रोजन के लोन पेयर के विपरीत जा रहे हैं। तो सदिश योग तो समान दिशा में जुड़ता है ना, अपोजिट में तो घट जाता है बेटा। ये 3 बंद नीचे जा रहे हैं, ये बोल रहा है ऊपर जा रहे हैं, ये चारों के चारों दोस्त एक ही दिशा में जाना चाह रहे हैं। यार अपन तो इसी की दिशा में चलते ना यार, हाँ या ना? तो यार यहाँ पे म्यू ज्यादा आएगा ना, बोलो ना, बोलो 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 बोलो। सर दिमाग से ऊपर जा रहा है। अरे हट पगले, क्या बोल रहा है यार? NH3 का मैक्सिमम होगा, NH3 का मैक्सिमम होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी करेंगे, ठीक है? एक और। हाँ जी, इन तीनों का म्यू, इन तीनों का म्यू बताओ। इसका म्यू अगर ये A योगी के, ये B योगी के, ये C योगी के म्यू की तुलना करें, 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 किसका म्यू ज्यादा होगा? पहले वाले यौगिक का, दूसरे वाले यौगिक का, कि तीसरे वाले यौगिक का? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन ही बेटा बेंजीन के ना। जरा देखो ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप बढ़िया से रेस्ट करो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रा, ठीक है? हाँ जी, जरा देखो बच्चों, क्या देखो? कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ना, तो इस बंद का म्यू इधर आएगा ना, इस बंद का म्यू इधर आएगा ना, दोनों ए ऊपर ही जा रहे हैं। यहां पर इस बंद का म्यू इधर जा रहा है, ये थोड़ा, अरे यार थोड़ा तिरछा चला गया है तो यार। यहां पे जरा देखो, ये ऊपर जा रहा है, हम नीचे जाएंगे, हम तो जस्ट अपोजिट जाएंगे तुम्हारे। इसका तो म्यू 0 हो गया ना, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, म्यू का क्रम A का ज्यादा, फिर B का और C का तो 0। बोलो
ए वाले का सबसे ज्यादा होगा। कंफर्म? ओके, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से। सी, यदि 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 इस कंपाउंड यदि का म्यू 1.58 डिबाई हो, पक्का नहीं है इसका, कंफर्म, ठीक है, बस ये मैं अपने मन से लिखा रहा हूं, ठीक है, का म्यू 1.5 डिबाई हो तो, आराम से दिमाग लगाना, तो का रुक जाना रुक जाना रुक जाना। चलो यही कर लो। का म्यू होगा, ठीक है। ओके, टिल देन टाटा एंड बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। NF3 का 0 कैसे होगा भैया? अरे कैसे होगा? ये तीन नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, जरूरी थोड़ी दोनों परिमाण में बराबर हो, भले दिशा में विपरीत है, परिमाण में बराबर थोड़ी ना, उधर 3 फ्लोरीन थोड़ी लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका म्यू बताना कितना होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप जाइए, बढ़िया से खाना वाना खाइए, रेस्ट कीजिए, फिर अगले दिन तैयार हो जाइए मेहनत के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। जय हिंद।